हेलो बच्चों, रोटेशनल मोशन क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 या 7 है। इसका नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, जिसको हम लोग रोटेशनल मोशन से भी कॉल करते हैं। इसमें एक पार्ट आपने देखा जिसमें हमारा मेन टॉपिक था सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या है? सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल सिस्टम, सेंटर ऑफ मास फॉर एन पार्टिकल सिस्टम, इक्वेशन ऑफ मोशन एंड सेंटर ऑफ मास, फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड सेंटर ऑफ मास, और अलग अलग शेप के रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास। आज का टॉपिक हमारा जो रोटेशनल मोशन का है, ज्यादा डीप टॉपिक है और इसमें मेन पार्ट को हम लोग कवर करेंगे। टॉर्क क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्या है, और जैसे कुछ है रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, और फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले बात हम लोग करते हैं टॉर्क। टॉर्क रोटेशनल मोशन का गौर करें। राज, मोशन दो टाइप की होती है, एक लीनियर, एक रोटेशनल। अगर रोड पे हम लोग दौड़ रहे हैं, रोड पे गाड़ी चल रही है, किसी पत्थर को मैंने फेंक दिया तो बुलेट फाइड हो गई, तो ये हो गया लीनियर मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन। लेकिन अगर कोई चक्का घूम रहा है, पंखा घूम रहा है, तो ये हो गया सर्कुलर मोशन। हमारा प्लैनेट सन के चारों ओर घूम रही है, तो ये सब हो गया हमारा सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन या तो वृत्तीय गति। तो लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन में कुछ टर्म हमारे बदलते हैं। जैसे टॉर्क एक जो वर्ड है, ऐसे ये फोर्स के लिए बन के आता है। अगर हमें किसी बॉडी को डिस्प्लेस करना हो तो हम उस पर क्या लगाते हैं? फोर्स। अगर किसी बॉडी को डिस्प्लेस करना है तो हम उस पर लगाते हैं फोर्स। एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे, बॉडी डिस्प्लेस हमारी हो जाएगी। उसी प्रकार से अगर किसी बॉडी को रोटेट करना है, सर्कुलेट करवाना है, तो हम उसमें जो लगाएंगे वही है टॉर्क। तो आप टॉर्क को सीधा भी बोल सकते हैं, रोटेटिंग फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, रोटेटिंग फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, या रोटेशनल फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। तो हम लोग टॉर्क को देखते हैं, बट टॉर्क जब भी पैदा होगा तो दो फोर्स से पैदा होगा। टॉर्क ऑलवेज डेवलप बाय कपल ऑफ फोर्स, फोर्स का जोड़ा से पैदा होता है, और दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट होना पड़ेगा, और दोनों अलग अलग पॉइंट पे लगना पड़ेगा। एक ही पॉइंट पे अगर दोनों फोर्स हम लोग लगा देंगे तो इक्वल अपोजिट न्यूट्रल हो जाएगा जीरो। तो दो फोर्स होना चाहिए, कपल ऑफ फोर्स होना चाहिए, फोर्स इक्वल अपोजिट होना चाहिए, और अलग अलग बिंदु पे लगना चाहिए। तो हम लोग इधर देखते हैं टॉर्क। तो हमारा पहला टॉपिक है टॉर्क। टॉर्क डिनोटेड बाय टाउ, टाउ से इसको डिनोट करते हैं। रोटेटिंग फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय कपल ऑफ फोर्स, ये फोर्स का कपल से पैदा होता है, मतलब जोड़ा फोर्स से पैदा होता है। बोथ फोर्स मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट, बोथ फोर्स मस्ट बी एक्टिंग एट टू डिफरेंट एक्सिस पॉइंट, अलग अलग बिंदु पे लगाना होगा। एक ही एक्सिस पॉइंट पे लगेगा तो दोनों का न्यूट्रल हो जाएगी जीरो। अब इस पिक्चर को देखते हैं, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, और ऊपर हमारा जेड एक्सिस। एक बॉडी को हम रोटेट करवा रहे हैं अलोंग जेड एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस सेंटर हो, और दिस इज द रेडियस। इसको आप बोल सकते हैं पोजीशन वेक्टर या डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। राज, इसको तीनों नाम से पुकारते हैं। बोलने वाला व्यक्ति रेडियस भी बोलता है, या तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी भी बोल सकते हैं, या तो पोजीशन वेक्टर भी बोल सकते हैं। यहाँ पर कोई पॉइंट है P, जिसको कोई बॉडी रखा हुआ है, इसे फोर्स लगा दिए हमने F, और बॉडी रोटेट करना चालू कर दिया अलोंग जेड एक्सिस या परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो कंसीडर ए पार्टिकल P मूविंग अलोंग जेड एक्सिस, F बी द फोर्स अप्लाइड ऑन द पार्टिकल्स हुज पोजीशन वेक्टर इज R। R है पोजीशन वेक्टर, या तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी। तो हमारा जो टॉर्क होगा, गौर कीजिए, एंगल बना रहा है R F के साथ। तो अगर एंगल बना दे ए बी के साथ तो ए क्रॉस बी, या बी बना दे ए के साथ तो बी क्रॉस ए, तो यह एंगल बना रहा आर एफ के साथ, तो टॉर्क हमारा होगा आर क्रॉस एफ। गलती से भी यह एफ क्रॉस आर ना करें, क्योंकि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों आपस में बराबर नहीं होता है, दोनों में अपोजिट रिलेशन है, माइनस हो जाएगी। तो टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। अब टॉर्क जो बना है दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से बना है, और हम जानते हैं कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी दो वेक्टर के क्रॉस से बनेगा तो भी वेक्टर होगा, तो टॉर्क वेक्टर होगा। तो टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो टॉर्क अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? पार्टिकल्स किस एक्सिस के अलोंग घूम रही है? जेड एक्सिस के अलोंग, तो इसका दिशा हमेशा जेड की तरफ ही होगा। जिस एक्सिस के अलोंग घूमेगा डायरेक्शन भी उसी के अलोंग होगा। तो इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, या तो अलोंग जेड एक्सिस, एंड इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय स्क्रू रूल। इसको स्क्रू रूल से आप देख सकते हैं, जैसे स्क्रू को टाइट करते हैं, या तो राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल से, या तो स्क्रू रूल से दिया जा सकता है। अब अगर ये क्रॉस को हटा के हम लोग साइन लगा देते हैं, क्रॉस हटता है साइन में, डॉट हटता है कॉस में, ये हम लोग वेक्टर से पढ़ के आए।
तो टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, यानी कि एफ आर साइन थीटा। क्रॉस हटाने के बाद, साइन लगाने के बाद हम एफ आर करें या आर एफ करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब ये मैग्नीट्यूड में आ गई। अब टॉर्क का ज्यादा होना कम होना क्या एंगल पे डिपेंड करेगा? बिल्कुल एंगल पे डिपेंड करेगा। अगर थीटा हुआ जीरो, मतलब आर और फोर्स दोनों एक दिशा में हो जाए तो टॉर्क जीरो होगी। अब इसे मान लीजिए इसी हाथ को हमको घुमाना है, तो ये हमारा आर का काम कर रहा है। आर, दिस इज आर, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहां से घूम रही है, तो आर का दिशा। और फोर्स भी अगर हम इधर ही लगा दें, सेम दिशा में लगा दें, तो बॉडी कभी रोटेट नहीं करेगा। मेरा हाथ कवर सकता है लेकिन घूमेगा नहीं। लेकिन अगर ये फोर्स हम 90 डिग्री पे लगा दें तो सबसे आसानी से घूमेगा, और फोर्स अगर हम 180 पे लगा दें तो भी नहीं घूमेगा। तो अगर थीटा जीरो तो टॉर्क जीरो, अगर थीटा 90 तो साइन 90 का मतलब मैक्सिमम वैल्यू 1 और टॉर्क होगा मैक्सिमम, एफ आर मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर थीटा 180 लगा दें अपोजिट, तो भी टॉर्क जीरो होगी, क्योंकि साइन 180 जीरो कर देगा या साइन जीरो जीरो कर देगा। तो टॉर्क कभी जीरो होता है, कभी जीरो, कभी मैक्सिमम। लेकिन टॉर्क का कम होना ज्यादा होना आर पे भी डिपेंड करता है। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी आर जितना बढ़ाएंगे घुमाना उतना आसान होगा, फोर्स जितना बढ़ाएंगे घुमाना उतना आसान होगा। तो टॉर्क नॉट ओनली डिपेंड अपॉन एंगल, इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन आर, इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन थीटा। आर जीरो हो गई तो टॉर्क भी जीरो। आर जितनी बड़ी होगी टॉर्क उतना आसान होगी, और एफ जितना ज्यादा होगा टॉर्क उतना ज्यादा होगा। यानी फोर्स जीरो, ए भी जीरो। अब टॉर्क में एक लाइन और, टॉर्क एक एक्सियल वेक्टर है। आपने कभी सुना है वेक्टर में? हमारे पास बेसिकली दो टाइप के वेक्टर है, एक एक्सियल और एक पोलर। जो वेक्टर एक्सियल होगा इसका दिशा हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग होगा, जैसे टॉर्क हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, ये सब एक्सियल वेक्टर है। और जो वेक्टर पोलर होगा उसका दिशा अलोंग मोशन होगा, मोशन की तरफ उसकी दिशा होगी, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ये सब हमारा पोलर वेक्टर है। तो टॉर्क इज एक्सियल वेक्टर एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब टॉर्क का यूनिट देखते हैं, तो टॉर्क इज इक्वल टू मैक्सिमम में हम लोग एफ आर यूज किए हैं। एफ आर मतलब न्यूटन मीटर, तो एसआई यूनिट न्यूटन मीटर, सीएस यूनिट डाइन सेंटीमीटर, और डायमेंशन तो आपको मालूम है, फोर्स का डायमेंशन आप लिखते हैं mlt-2, और बगैर में आर है तो हो गया m1l²t-2। दिस इज योर टॉर्क, रोटेटिंग फोर्स प्रोड्यूस बाय कपल ऑफ फोर्स। और जाते जाते एक फॉर्मूला याद रखें, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, ना कि एफ क्रॉस आर। दूसरा टॉपिक में हम लोग मिलते हैं एंगुलर मोमेंटम। अगर हम रोड पर मूव करें तो हम निकालेंगे अपना लीनियर मोमेंटम, जो कि होगा P। अब P इक्वल टू आप याद किए हैं mv। जबकि अगर हम किसी सर्कुलर पाथ पे रोटेट करेंगे तो हमारा निकलेगा एंगुलर मोमेंटम L। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल्स along a axis of rotation is defined as it is the multiplication of linear momentum and perpendicular distance of particles from the axis of rotation। ध्यान से इट इज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। पिक्चर कुछ ऐसा ही हम दिखा रहे हैं, y एक्सिस, x एक्सिस, z एक्सिस। पार्टिकल्स हमारी फिर से z एक्सिस के अलॉन्ग घूम रही है, और यहां पर मैंने लिया एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी, जिसको r बोल रहे हैं। यहां पर कोई मास रखा हुआ m, और ये इसका लीनियर मोमेंटम का दिशा। दोनों के बीच में एंगल अगर मान लेते हैं 90 है, तो जो एंगुलर मोमेंटम हमारा निकलेगा, consider a particles of mass m moving along z axis with velocity v, then the angular momentum will be L is equal to r cross p। r cross p जिस टाइप से वेक्टर में हमने r क्रॉस s किया था, उसी प्रकार से r क्रॉस p, क्योंकि एंगल r बना रहा है p के साथ। Its direction is perpendicular to the plane given by screw rule। मतलब फिर perpendicular to the plane है, z एक्सिस की तरफ है, तो इसका भी दिशा आप स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल से ही दे सकते हैं। बट यहाँ भी मैक्सिमम मिनिमम का केस होगा। क्रॉस को हटाइए, साइन लगाइए, तो L इज इक्वल टू r क्रॉस p है। क्रॉस को हटाओ, साइन लगाओ, rp साइन थीटा, या तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं pr साइन थीटा। साइन लगाने के बाद, क्रॉस हटाने के बाद हम pr बोले या rp बोले, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो p की जगह पे mvr, तो mvr साइन थीटा, L इज इक्वल टू mvr साइन थीटा। लेकिन अगर थीटा जीरो हो गई L जीरो, थीटा 180 हो गई L जीरो, क्योंकि साइन जीरो जीरो कर देगा, साइन 180 जीरो कर देगा। लेकिन अगर थीटा 90 हो गई तो साइन 90 मैक्सिमम 1 हो जाएगा, L इज इक्वल टू mvr, जो कि हो जाएगा मैक्सिमम। It is also axial vector and its direction is along the axis of rotation। शुरू में मैंने बोला था कि टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम दोनों एक्सियल वेक्टर है, तो दोनों का दिशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलग होगा। तो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? z एक्सिस, मतलब परपेंडिकुलर तो प्लेन, तो इसका डायरेक्शन हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होगा इस केस में।
तो हमने देखा टॉर्क, हमने देखा एंगुलर मोमेंटम। अब दोनों में रिलेशन, तो टॉपिक हम ला रहे हैं रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, रिलेशन बिटवीन टाउ एंड एल, जहां टाउ है टॉर्क और एल है मेरा एंगुलर मोमेंटम। वी नो दैट, अभी तुरंत आप देख के आ रहे हैं एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। क्या प्रीत, अभी तुरंत हम लोग देखें एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू dt। यहां पे आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू dt के रिस्पेक्ट में हम लोग दोनों साइड डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो dl by dt। अब डबल डिफरेंशिएशन में क्या होता है, एक को रखो प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस उसको रखो उससे का डिफरेंशिएशन, तो dl by dt। r को रखें डिफरेंशिएट dp by dt प्लस p को रखें डिफरेंशिएट dr by dt। तो r को उतारिए क्रॉस dp by dt अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन ही बनेगा f। याद करें सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। यानी dp by dt मिला फोर्स प्लस p को छोड़ो dr by dt आपको मालूम होगा v, dr by dt v है। अब r क्रॉस f तो हमको यहां मिला प्लस p के जगह पे mv, p के जगह पे mv, क्रॉस में r है। अब शून्य हो गए i क्रॉस i 0, a क्रॉस a 0, दो सिमिलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। इसके पीछे स्टोरी क्या है, अगर क्रॉस है तो साइन है, अब दोनों वेक्टर सेम है तो दिशा सेम है, अब दिशा सेम होगा तो एंगल 0 मिलेगा, और एंगल 0 में साइन चिपकाएंगे तो 0 कर देगा, तो ये पूरा टर्म 0 हमारा हो गया, ये पूरा चीज खत्म हो गई। अब बचा r क्रॉस f, और r क्रॉस f आपको मालूम है क्या है, टॉर्क, यानी कि dl by dt is equal to torque। This is the relation between torque and angular momentum, tau is equal to dl by dt। अब एक चीज देखते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। सुनिए, ए रिजिड बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। एक रिजिड बॉडी को इक्विलिब्रियम में कहा जा सकता है इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स और टॉर्क एक्टिंग ऑन इट does not change their translational or rotational state of the body। एक बार जरा डायरेक्ट, a rigid body is said to be in equilibrium, a rigid body is said to be in equilibrium if net external force या net external torque acting on it does not change their translational और rotational state। यानी दो बात हम कर रहे हैं, अगर हम फोर्स का बात करेंगे तो ट्रांसलेशनल स्टेट और टॉर्क का बात करेंगे तो रोटेशनल स्टेट। इसी आधार पे इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी दो टाइप के हो जाते हैं, एक फर्स्ट लॉ और एक सेकंड लॉ। अगर मैं ट्रांसलेशनल का नाम लूंगा, फोर्स का नाम लूंगा तो फर्स्ट, अगर मैं रोटेशनल का नाम लूंगा और टॉर्क का नाम लूंगा तो सेकंड। जैसे फर्स्ट, ए रिजिड बॉडी इज सेड टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम इज 0। आप ये बोलिए, या तो a rigid body is said to be in translational equilibrium if it remains at rest, या तो रेस्ट में रहे, या तो मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, या तो बॉडी रेस्ट में रहे, या तो मूव भी करे तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। एक बार फिर से, a rigid body is said to be in translational equilibrium, या तो बॉडी रेस्ट में हो, या तो बॉडी मूव, देन मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो rigid body is said to be in equilibrium, translational equilibrium if it remains at rest or moving with constant velocity। अब इसके साथ हम लोग काम करेंगे, जैसे अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, आप जानते होंगे F is equal to dp by dt, अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन F एक्सटर्नल है। अगर बॉडी रेस्ट में होगा तो F0, अगर रेस्ट में होगा तो F0, रेस्ट में है तो वेलोसिटी चेंज नहीं, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं तो ये 0 होगी, या तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से भी चल रही है तो भी F0 होगा। मैंने मिला जुला कर लोग F एक्सटर्नल को अगर 0 करेंगे तो dp by dt भी हो जाएगी 0, और dp by dt 0, अगर क्रॉस मारेंगे तो dp is equal to 0, और dp is equal to 0 मतलब क्या हो गया, p is equal to mv, तो मास तो 0 कभी होगा नहीं, यानी dv is equal to 0, और dv is equal to 0 का मतलब हो गया वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। dv 0 का मतलब है वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। A rigid body is said to be in translational equilibrium if body is at rest, या तो मूव देन मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। सेम है मेरा सेकंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ये क्या बोलता है, ए रिजिड बॉडी इज सेड टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रिजिड बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नेट एक्सटर्नल, यहां करेंगे टॉर्क,
acting on it does not change their rotational state या तो does not change their rotational और यहाँ a rigid body is said to be in rotational equilibrium if it remains at rest or moving with constant angular velocity. सेकंड लॉ का एक स्टेटमेंट फिर से a rigid body is said to be in rotational equilibrium if body remains at rest और मूव भी तो मूव विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। इसी स्टेटमेंट को राज दोबारा डालना सिर्फ वर्ड चेंज करके। A rigid body is said to be in rotational equilibrium if it remains at rest or moving with constant angular velocity। और यहाँ आएगा टाउ इज इक्वल टू डीएल बाई डी, जैसा भी हम लोग प्रूफ किए हैं। अगर टाउ को जीरो करेंगे तो डीएल बाई डी भी जीरो हो जाएगी, पहले एल इज इक्वल टू हो जाएगी कांस्टेंट। तो था इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी जो दो टाइप का था, पहला ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, दूसरा रोटेशनल इक्विलिब्रियम। दोनों बॉडी रेस्ट में रहे या तो मूव भी करे तो कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। अब आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहली बात, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिनोटेड बाय आई। और लेने से पहले एक लाइन आप सुन लीजिए, जो रोल मास का लीनियर मोशन में है वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोटेशनल मोशन में है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिनोटेड बाय आई, ये होता क्या है? इसके लिए पहले एक लाइन देखिए, इट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसके अलावा किसी बॉडी को मूव करा रहे हैं। बॉडी कंटेन n पार्टिकल्स। Particles are m1, m2, m3, m4, m5, mn, and the distance of the particles from the axis of rotation is r1, r2, r3, r4, rn। ठीक है, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेशनल इनर्शिया ऑफ ए बॉडी along a axis of rotation is defined as the moment of inertia or rotational inertia of a body along the axis of rotation is defined as the it is the sum of the product of masses of the particles, it is the sum of the product of guna, it is the sum of the product of masses of the particles and a square of their distance from the axis of rotation। क्या बोला? मैंने बोला I is equal to m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट कहां तक mn rn का स्क्वायर। पहला पार्टिकल्स एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मैंने प्रोडक्ट भी किया और बीच में सम भी किया। इट इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द पार्टिकल्स एंड द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इसमें से अगर हम इसको समेशन मोड में लिखें तो m1 है, m2 है, mn है, तो समेशन i इज इक्वल टू कहां से? 1 से कहां तक? n तक। और अंदर में mi ri का स्क्वायर। तो इतना बड़ा के जगह पे छोटा भी लिख सकते हैं। i इज इक्वल टू समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक mi ri का स्क्वायर। लेकिन यूनिट डायमेंशन बोलने के लिए सिंपली i इज इक्वल टू mr स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो यूनिट क्या होगा? मास का kg, r स्क्वायर का मीटर स्क्वायर, डायमेंशन मास का m और r स्क्वायर का l स्क्वायर, बाकी t तो है। जो रोल मास का लीनियर मोशन में है वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोटेशनल मोशन में है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले द सेम रोल इन रोटेशनल मोशन एज मास डज इन लीनियर मोशन। ये था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ गायरेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से सिमिलर है रेडियस ऑफ गायरेशन, लेकिन इसके लिए स्टेटमेंट हम बाद में सुनाएंगे, पहले आपको प्रूफ करेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट को समझा जा सकता है इसके रिजल्ट से। तो मैंने एक एक्सिस ऑफ रोटेशन लिया, इसके लिए बॉडी को रोटेट करवाया जिसका होल मास है m, होल मास m, बॉडी कंटेन n पार्टिकल्स और सारे का मास m m m m m। but distance of the particles from the axis of rotation is r1, r2, r3, r4 इस टाइप से। तो कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m contain n particles each of mass छोटी m and r1 r2 dot dot rn be their distance from the axis of rotation। तो सबसे पहले निकालिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ m1 m2 m3 तो है नहीं, तो i is equal to mr1 का स्क्वायर प्लस mr2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 mrn का स्क्वायर। m को ले लो कॉमन, फिर यहाँ पे काम करो, n से इनटू और n से डिवाइड कर दीजिए राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई n, राइट हैंड साइड। n से इनटू भी किया, n से डिवाइड भी किया, n से इनटू भी किया, n से डिवाइड भी किया, और m और n मिलके क्या बन गए? होल मास। होल मास, जैसे आपके क्लास में 50 बच्चे हो और सारे का मास अगर मान लेते हैं 40 kg है, तो हमको टोटल मास निकाला तो हम क्या करेंगे? 50 गुने 40 होल मास हो जाएगी। तो m is the each mass and n is the total number of particles, तो दोनों गुना करेंगे तो होल मास।
इक्वेशन नंबर 1, I is equal to whole mass r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r3 का स्क्वायर डॉट 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 rn का स्क्वायर बाय m, इक्वेशन नंबर 1। अब एक काम मान लेते हैं कि कोई पॉइंट है P जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से k दूरी पर है और जहां पर होल मास कंसंट्रेट है, क्योंकि किसी बॉडी का होल मास किसी भी पॉइंट पे हो सकती है, तो P बी द पॉइंट, यहां हम लिख रहे हैं लेट होल मास ऑफ बॉडी इज कंसंट्रेटेड एट P, लेट होल मास ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड एट पॉइंट P व्हिच इज एट k डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस पॉइंट के लिए अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखें तो I इज इक्वल टू m r का स्क्वायर, बट r तो r नहीं r k है, तो I इज इक्वल टू m k स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब राज ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब दोनों को बराबर कर दो, क्योंकि ये भी होल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये भी होल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दिस इज इक्वल टू दिस, यानी कि m k स्क्वायर इज इक्वल टू m r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर बाय n, दोनों साइड से m को हम लोग काटे तो k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला, दिस इज, अब k को हटा के सब पे रूट चढ़ा दिए या तो पावर हाफ, सब पे रूट या तो पावर हाफ, दिस इज k, और यही k है एक्चुअली रेडियस ऑफ गायरेशन। तो k इज इक्वल टू r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r3 का स्क्वायर डॉट 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 rn का स्क्वायर बाय n का होल रूट या पावर हाफ। इसको देखते हैं और स्टेटमेंट आपको बोलते हैं, जरा ऊपर आइए। रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए बॉडी about an axis of rotation is defined as the, अब सुनना, it is the root mean square distance, it is the root mean square, it is the root mean square distance of its particles from the same axis of rotation। तो आप रिजल्ट में देखिए रूट भी है, मीन भी है और स्क्वायर भी है। it is the root mean square distance of the particles from the same axis of rotation, ये था रेडियस ऑफ गायरेशन। इससे निकलते हैं तो आपको कुछ आसान टर्म आपके सामने हम लाते हैं, जैसे अगर हम लोग लीनियर मूवमेंट करते हैं तो हम डिस्प्लेसमेंट, हम वेलोसिटी, हम एक्सेलरेशन करते हैं, बट अगर सर्कुलर मूवमेंट करेंगे तो भी डिस्प्लेसमेंट होगी, बट नाम होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी भी करेंगे बट नाम होगा एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन भी करेंगे बट नाम होगा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? अगर कोई पार्टिकल्स किसी सर्कुलर पाथ पे घूमता है, अगर कोई पार्टिकल्स किसी सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो सेंटर पे जो एंगल बनाता है, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक बार और, अगर कोई पार्टिकल्स किसी सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो सेंटर पे जो एंगल बनाएगा, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। द एंगल फॉर्म्ड बाय पार्टिकल्स एट सेंटर व्हेन इट मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इस पिक्चर को देखें, सेंटर, रेडियस, पार्टिकल्स ए से लेके बी तक गए, सेंटर पे बनाई एंगल थीटा, यही थीटा मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, बचपन से आप पढ़ के आ रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू चाप बटा त्रिज्या, हिंदी वाला लोग बोला है, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क ए बी बटा रेडियस। कोई डायमेंशन इसका नहीं होता है बट रेडियन होता है। ऐसे बहुत कम फिजिकल क्वांटिटी है राज जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता है लेकिन यूनिट है रेडियन। अब इसके यूनिट बहुत सारे हैं, थीटा का यूनिट सेकंड भी है, मिनट भी है, डिग्री भी है, रेडियन भी है, और यहाँ पर सबका कन्वर्सन दिखा रहा है। अगर सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना हो तो 60 से डिवाइड कर दो, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 60 से डिवाइड कर दो, और डिग्री को रेडियन में लाना है तो पाई बटा 180 से आप इंटू कर दो। डबल लाइन सेकंड दिखाता है, सिंगल लाइन मिनट दिखाता है, और डॉट डिग्री दिखाता है। सेकंड मिनट में कन्वर्ट 60 डिवाइड, मिनट डिग्री में कन्वर्ट 60 डिवाइड, अगर डिग्री रेडियन में कन्वर्ट पाई बटा 180। या तो ये आप याद रख सकते हैं कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई बाय रेडियन होता है। अब इधर से काट दें तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। अब यहाँ चेक कर लो, मिल जाएगा, क्रॉस मारो, यही याद आ रही है। तो कुछ बच्चों को रटा हुआ होता है 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, बट उसको पता नहीं आती कहां से, यहीं से आ रही है। सेकंड कन्वर्ट इनटू मिनट, मिनट कन्वर्ट इनटू डिग्री, डिग्री कन्वर्ट इनटू रेडियन। अगर ये याद हो जाए तो जिंदगी में कभी एंगल कन्वर्सन में प्रीत तकलीफ नहीं होगा। नेक्स्ट, एंगुलर वेलोसिटी क्या है? अगर आप डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो वेलोसिटी तो निकलेगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। सिर्फ यहाँ पर एंगुलर चिपकाना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, डिनोटेड बाय ओमेगा। मान लो तुम्हारा शुरू में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था थीटा हो, जब टाइम था t1, जब टाइम हो गई t2 तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गई थीटा2। तो हमने चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना किया, थीटा2 माइनस थीटा1, और टाइम चेंज कितना, t2 माइनस t1। तो ओमेगा इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, या चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। तो थीटा2 माइनस थीटा1 बाय t2 माइनस t1।
लिख दो डेल थीटा बाई डेल टी, या तो डी थीटा बाई डी टी, या सिंपली थीटा बाई टी भी बोल सकते हो। थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि रेडियन टाइम सेकंड, रेडियन पर सेकंड। बट अगर पूरा चक्कर मार ले एंगल कितना बनाएगा? 2 पाई। तो 2 पाई अब फुल टाइम यूज करेगा टी, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। 1 बाई टी को हम लोग जानते हैं न्यू, तो 2 पाई न्यू भी होती है। तो ओमेगा का कितना रिलेशन आपके पास आ गए? थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाई टी 2 माइनस टी 1 सही है, डेल थीटा बाई डेल टी सही है, डी थीटा बाई डी टी सही है, थीटा बाई टी रेडियन बाई सेकंड, रेडियन पर सेकंड, या 2 पाई बाई टी या 2 पाई न्यू। नेक्स्ट एंगुलर एक्सेलरेशन। आपका एक्सेलरेशन था ए लीनियर वाला, बट एंगुलर एक्सेलरेशन डिनोटेड बाय अल्फा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 t1 पे, t2 हुई ओमेगा 2 हो गई, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो सबसे पहले निकालते हैं वेलोसिटी चेंज, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाय टाइम डिफरेंस t2 माइनस 1, तो अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, डेल ओमेगा बाई डेल टी, या ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी, या सीधे ओमेगा बाई टी भी आप कर सकते हैं, ओमेगा बाई टी। यूनिट क्या निकालेंगे? ओमेगा का रेडियन पर सेकंड बाई सेकंड, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन आपके पास था v इक्वल टू u प्लस at, f इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s, उसी को मैंने चेंज कर दिया, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा t। सिर्फ f को थीटा सोचो, u को ओमेगा नॉट सोचो, v को ओमेगा सोचो और a को अल्फा सोचो, इक्वेशन अपने आप चेंज हो जाएगी। f इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। अब एक छोटा सा रिलेशन है 1 मिनट में, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी v, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, दोनों में रिलेशन क्या है? रिलेशन आप मुंह पे रखो, रट के रखो, v इक्वल टू r ओमेगा, v इक्वल टू r ओमेगा, v इक्वल टू r ओमेगा। इसको प्रूफ कैसे करते हैं? देखो सर्कुलर पाथ, पार्टिकल्स a से लेके b तक गया, तो ये हमारा हुआ आर्क। तो कुछ फॉर्मूला यूज करेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट कितना किए? आर्क ab बाय टाइम dt, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय dt आप यूज करते हैं, और थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। यहां से आप निकालो आर्क ab, तो आर्क ab को निकाले तो क्या मिला? आर डी थीटा, और यहां पर आर्क ab के बजाय डाल दिया आर डी थीटा, तो v इज इक्वल टू आर डी थीटा बाय dt, और डी थीटा बाय dt बन गई हमारी ओमेगा, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। इसको दोबारा देख लो, समझ में आएगा कि मैंने 3 फॉर्मूला यूज किया है, एक को दूसरे में पुट किया है, रिलेशन अपने आप। तो जब v इज इक्वल टू आर ओमेगा है, तो a और अल्फा में रिलेशन देखते हैं। a है मेरा लीनियर एक्सेलरेशन और अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन, दोनों में रिलेशन होता है a इज इक्वल टू आर अल्फा। कैसे? a इज इक्वल टू dv बाई dt, a इज इक्वल टू dv बाई dt, v को क्या करो, कर दो आर ओमेगा, v को आर ओमेगा, चूंकि ये डिफरेंशिएट लग रहा है, r को बाहर निकालते हैं, तो r को बाहर निकाले तो मिला डी ओमेगा बाई dt, और डी ओमेगा बाई dt आप ऊपर कहीं देखे होंगे वो है अल्फा, तो यहाँ पे अल्फा चिपका है, तो a इज इक्वल टू आर अल्फा। तो दो फॉर्मूला आप रट के रखिए, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, a इज इक्वल टू आर अल्फा। तो सर्कुलर मोशन के पार्ट में आज आपने देखा टॉर्क, आपने देखा लीनियर मोमेंटम, आपने देखा एंगुलर मोमेंटम, आपने देखा टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में रिलेशन, फिर हम लोग देखे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन, और कुछ इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन है। इसके बाद जो तीसरा पार्ट आपको लाने वाले हैं, इसमें आएगा वर्क इन रोटेशनल मोशन, पावर इन रोटेशनल मोशन, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसके एप्लीकेशंस। तो अब मिलते हैं थर्ड पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन में, जिसमें मैं आपको ओवर कर दूंगा। तो रोटेशनल मोशन का राज 3 वीडियो आएगा, पहला में था सेंटर ऑफ मास, सेकंड ईयर, तीसरा पार्ट में मैं पूरा कवर कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।